Good morning, students. Your economics book, lesson 2, sectors of the Indian economy. Our topic is rising importance of the tertiary sector in production. The tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Tertiary sector जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारी सर्विसेज आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया या एजुकेशन हो गया, इस तरह की जो सर्विसेज आती हैं। इस वजह से जो टर्शरी सेक्टर है वो हमारा ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री जो है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें सभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जल्दी जल्दी, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, तो ये सभी कौन से हैं? सर्विस सेक्टर है, जिस वजह से हमारा टर्शरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंडिया में फास्ट होता चला जा रहा है. First, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village, administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance, कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड. इन सभी चीज़ों की जो है हमें हमारे देश के लिए ज़रूरत पड़ती है, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए इन सभी कामों की ज़रूरत होती है. दीज कैन बी कंसीडर्ड एज द बेसिक सर्विसेज. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज हैं, तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसको अपने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि ये सभी लोगों को ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा पाए. Second, the development of the agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage and like, as we have already seen. अगर हमारा सेकेंड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता है और हमारी एग्रीकल्चर डेवलप करती है, इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अगर हमारे डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रेड, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए क्या है, ये हमारा क्या है, टर्शरी सेक्टर है, इसीलिए ये डेवलप होता है. ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सच सर्विसेज. अगर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अगर डेवलप होगा, तो उसके साथ साथ हमारी ये जो डिमांड है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की है या फिर बैंकिंग से लोन्स वगैरह की, ये सारी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी. थर्ड, एज द इनकम लेवल्स राइज, सर्टन सेक्शंस ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज. अगर हमारा इनकम लेवल राइज करना शुरू कर जाता है, अगर हमारे पास काम ज़्यादा होगा, हमारा इनकम लेवल राइज करेगा. जैसे जैसे हमारा इनकम लेवल राइज करेगा, वैसे वैसे हमारी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी. तो उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या होगा, हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो और ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएगा. जैसे कि लाइक ईटिंग आउट, टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा. ये सभी चीज़ें हैं. जैसे जैसे हमारे पास इनकम हमारी राइज हुई, हमारे पास मनी ज़्यादा आई, वह उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड्स जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई. फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड also certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has also been rising rapidly. जैसे जैसे हमारी सर्विसेज बढ़ी, उसके ऊपर क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है उसकी इम्पोर्टेंस भी और ज़्यादा बढ़ती चलेगी, और इसकी अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारी सर्विसेज जो हैं वो भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी. Next topic, where are the most of the people employed? A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. ठीक है, हमारी GDP जो है वो तो डेवलप हुई है, लेकिन हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई. In production in the service sector rose by more than 14 times. Employment in the service sector rose around 5 times. ठीक है, अगर हम अपने सर्विस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट को देखें तो सिर्फ 5 टाइम्स ही वो डेवलप हो पाई. एज ए रिजल्ट, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन द एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द GDP. ठीक है, अगर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें हमारी आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है उसमें काम कर रही है, लेकिन हमारी जो अगर GDP में हम उसका शेयर देखें तो ओनली 1/4 शेयर जो है उसका GDP में आता है. इन कंट्रास्ट टू दिस, द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द
प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। अब हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उसमें हमारे लोग तो एम्प्लॉय कम होते हैं, लेकिन हमारे जो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है वो हमारा उसका 3/4 जो है वो रहता है। अब आ जाइए, हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक लक्ष्मी है नाम की औरत है जिसके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है। ठीक है, उसके पास सिंचाई के साधन नहीं है ज़्यादा, वो डिपेंड करती है रेन के ऊपर, और ज़्यादातर वो क्रॉप्स कौन सी ग्रो करती है, ज्वार और अरहर ग्रो करती है। उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और 5 के 5 जो हैं उस पर काम करते हैं। अब वो 5 के 5 काम तो करते हैं लेकिन प्रोडक्शन जो है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो इस तरह की जो 5 लोग हैं उनमें से अगर 3 लोग काम करें तो भी प्रोडक्शन जो है वो उतनी ही आएगी जितनी कि 5 लोगों के करने पर आ रही है। इस वजह से ऐसे लोग जो होते हैं ये अंडर एम्प्लॉयड और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Here it is also called disguised unemployment. अब हमें ऐसा फील तो होता है कि वो काम कर रहे हैं, वो जॉब में हैं, लेकिन क्या है कि लेकिन वो काम नहीं कर रहे एक्चुअली, अगर हम कहें, क्योंकि प्रोडक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस वजह से क्या कहलाती है, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. अब आ जाइए, अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, यहाँ पर भी हज़ारों ऐसे लोग होते हैं जो कि रोज़ अपने काम की खोज करते हैं। जैसे बहुत बार मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लेबर चौंक्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी लेबर जो होती है खड़ी होती है और लोग जिनको कि डेली कुछ ना कुछ काम करवाना होता है वो उनको वहाँ से ले जाते हैं और ले जाकर उनसे अपना काम करवा लेते हैं। और लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगले दिन उनके पास काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, और वो क्या है कि उनकी जो डेली अर्निंग होती है वो भी बहुत कम हो पाती है। तो ये लोग भी क्या हैं, अंडर एम्प्लॉयड कहलाते हैं। A study conducted by the Planning Commission estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in the rural areas. अब अगर हमने रोज़गार के साधन जो है वो बढ़ाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर है हमारा, जहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स सभी लोग निकलेंगे, वो हमारा एजुकेशन सेक्टर है। और 20 लाख जॉब्स जो हैं कम से कम वहाँ पर क्रिएट की जा सकती हैं। उसके बाद वहाँ से क्या होगा, लोग एजुकेशन लेंगे और फिर आगे अगर हमने अपने देश की हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें डॉक्टर्स, नर्सेज चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे, हमारी एजुकेशन फील्ड से आएंगे। और ये जो डॉक्टर्स, नर्सेज और वर्कर्स होंगे ये क्या करेंगे, आगे हमारे रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर काम करेंगे और उनको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। These are some ways by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspects of development. अगर हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा पाते हैं, रोज़गार बढ़ा पाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर गाँव की हम बात करें तो गाँव में लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं जब, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। वो वहाँ पर अपनी प्रोडक्शन को रख सकते हैं। जो कोल्ड स्टोरेज होगा वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको रोज़गार जो है वो मिल जाएगा। इस तरह अलग अलग भागों में अलग अलग रोज़गार के तरीके बढ़ाकर हम अपने देश में देश की जो तरक्की है उसको और ज़्यादा कर सकते हैं। Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. हर स्टेट या फिर हर एरिया के पास पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, हिडन है सब कुछ। पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटी तो है लेकिन दिख नहीं रही, लेकिन अगर हम यूज़ करेंगे उसको तो हमें नज़र आने लगेगी और हम अपने देश में रोज़गार जो है उसको बढ़ा पाएंगे। Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work in 200 districts of India and then extended to
to an additional 130 districts. The remaining districts in rural areas were brought under the Act with effect from 1st April 2008. It is called the National Rural Employment Guarantee Act 2005. Under NREGA 2005, all those who are able to and are in need of work are guaranteed 100 days of the employment in a year by the government. नरेगा बनाई गई सरकार की ओर से और उसमें कहा गया कि जो भी लोग गाँव में जो भी लोग रोज़गार के लिए उनके अंदर कैपेसिटी है, उनको ज़रूरत है, तो कम से कम हर परिवार से 100 दिन के लिए एक मेंबर को रोज़गार जो है वो ज़रूर दिया जाएगा. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. अगर सरकार इस बात में कामयाब नहीं होती, अगर वो हर ऐसे इंसान को जिसको की ज़रूरत है 100 दिन का रोज़गार नहीं दिलवा पाती, तो उस स्थिति में सरकार को क्या करना होगा, उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है, बेरोज़गारी भत्ता जो होता है वो उसको देना पड़ सकता है. This type of work that could in future help to increase the production from land will give preference under the act. अब क्या होगा, इससे क्या होगी, हमारी लैंड के ऊपर और ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी.